हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम इसको अच्छे से समझते हैं कि क्या होता है हेरिडिटी और क्या होता है एवोल्यूशन। जैसे कि जो ह्यूमन बींग्स के जो रिकॉग्नाइजेबल फीचर्स होते हैं, जैसे कि हाइट होगी, उसका कम्प्लेक्शन हो गया, उसका शेप हो गया हेयर का, और जो कलर ऑफ आईज हो गया, और तो अब नोज की जो शेप हो गई या फिर चिन हो गया, ये सारे के सारे इन सारे के सारे शेप्स या फिर जो इन सारे कॉम्प्लेक्शंस को कैरेक्टर्स के नाम से जाना जाता है। कैरेक्टर्स या ट्रेड के नाम से जाना जाता है। वहीं जब इन कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन होता है पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में, तो इस प्रोसेस को मतलब हेरिडिटी के नाम से जाना जाता है। कि हम सिंपल टर्म्स में ये बोल सकते हैं कि जो हेरिडिटी होती है उसका मतलब होता है कि वो फीचर्स की कंटिन्यूटी को ज़्यादा से ज़्यादा शो करता है एक जनरेशन से लेके दूसरे जनरेशन में। यानी कि जो पेरेंट्स के पास फीचर्स होंगे कुछ कुछ वो उनके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो जाते हैं। एक्चुअली हेरिडिटी इंफॉर्मेशन जो होती है वो सेक्स सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है पेरेंट्स की। तो इस प्रकार जो गैमेट होता है वो एक जनरेशन से लेके दूसरे जनरेशन में लिंक का वर्क करता है, और तो और वो मतलब उस जनरेशन से दूसरे जनरेशन में उनके कैरेक्टर को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। तो हम देखते हैं कि जो वेरिएशन होता है उसका मतलब क्या होता है। यद्यपि जो हमारा ऑफस्प्रिंग होता है वो इनहेरिट करता है कैरेक्टर्स को अपने पेरेंट्स से, और तो और वो रिसेंबल मतलब थोड़ा मोड़ा अपने पेरेंट्स के अलग अलग दिखता है, मतलब कि पूरा का पूरा आइडेंटिकल नहीं होता है लेकिन उन्हीं के जैसे ही होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो जब पेरेंट्स से कोई भी कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा है या फिर अब जो भी ऑफस्प्रिंग ट्रांसफर होता है या फिर जो ऑफस्प्रिंग बनता है, तो वो बेसिकली अपने पेरेंट्स के सिमिलर होता है, ना कि वो पूरा का पूरा आइडेंटिकल। तो उन दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलता है। तो उस जो डिफरेंसेस देखने को मिलता है उसे ही वेरिएशन बोला जाता है। इसे बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो वेरिएशन होता है वो बेसिकली डिफरेंसेस को अकरेंस करता है, कि मतलब कि कोई भी इंडिविजुअल में डिफरेंसेस कैसे शो हो रहा है किसी भी स्पेसीज का, उसको काफ़ी ज़्यादा शो करता है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कि पीपल्स होते हैं उनके पास डिफरेंट हाइट्स होती हैं, उनका जो बॉडी का टाइप होता है वो अलग होता है, उनके हेयर का टाइप अलग होता है, और तो और उनकी आइज़ का कलर भी, और उनकी नोज़ का शेप, और तो और वो सारे के सारे जो डिफरेंसेस सारे के सारे डिफरेंसेस शो करते हैं। कैरेक्टर्स में ऐसे डिफरेंसेस शो होते हैं किसी भी स्पेसीज के इंडिविजुअल में, तो उसे ही वेरिएशन बोला जाता है। वेरिएशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होता है, ऑर्गेनिज्म के एवोल्यूशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। अब हम मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बारे में एक्सप्लेन करने से पहले हम एक्सप्लेन करेंगे कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या फिर जो ट्रेट होते हैं उनका ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में, या फिर उनकी जो बेबी बॉर्न होते हैं उनके अंदर उनके पेरेंट्स के कैरेक्टर कैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं। जानने से पहले हमको कुछ टर्म्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि क्रोमोसोम हो गया, जीन हो गया, डोमिनेंट जीन हो गया, रिसेसिव जीन हो गया, जीनोटाइप हो गया और फिनोटाइप हो गया, और F1 जनरेशन और F2 जनरेशन। तो अब हम इसको अच्छे से समझाते हैं। अब देखो, जो क्रोमोसोम होता है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का होता है, जो बेसिकली न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, बेसिकली जीन को कैरी करता है। अब जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं उनके न्यूक्लियाई के अंदर। तो जो जीन होता है वो यूनिट होता है डीएनए का। क्रोमोसोम जैसे कि क्रोमोसोम हो गया, वहाँ पे डीएनए प्रेजेंट होगा, तो वहाँ उनकी जो डीएनए की यूनिट होती है उसे जीन कहते हैं, जो बेसिकली गवर्न करता और तो और सिंथेसिस करता है एक प्रोटीन का, जो बेसिकली स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करता है उस ऑर्गेनिज्म की। थाउजेंड ऑफ जीन प्रेजेंट होती हैं क्रोमोसोम्स के अंदर, जो बेसिकली वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स को जो ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है उसे कंट्रोल करने में हेल्प करता है। एक्चुअल में जो जीन होता है वो यूनिट होता है हेरिडिटी का, जो ट्रांसफर करता है कैरेक्टरिस्टिक्स को पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में रिप्रोडक्शन के टाइम पे। जो जीन वर्क करता है वो बेसिकली पेयर्स में करता है। अब जो जीन होता है वो कंट्रोल कर रहा है सेम कैरेक्टरिस्टिक्स को ऑर्गेनिज्म में, वो बेसिकली टू टाइप के होते हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव। जो जीन ऐसे जीन जो बेसिकली डिसाइड करते हैं अपीयरेंस ऑर्गेनिज्म का, उसे डोमिनेंट जीन कहते हैं। जो रिसेसिव जीन होता है वो
ऐसे टाइप का जीन होता है जो बेसिकली जीन किसी ऑर्गेनिज्म के अपीयरेंस को डिसाइड कर रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसी के अनदर आइडेंटिकल जीन के प्रेजेंस में। यानी कि जो रिसेसिव जीन होगा वो दोनों के दोनों आइडेंटिकल होंगे, तभी तभी वो अपीयरेंस को डिसाइड कर सकता है। जो डोमिनेंट जीन होता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल लेटर से, और तो और जो रिसेसिव जीन होता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल लेटर से। फॉर एग्जाम्पल में जैसे कि पी प्लांट में होता है कि जो डोमिनेंट जीन होता है उसका जो डोमिनेंट जीन टालनेस का होता है वो टी से रिप्रेजेंट होता है, वहीं जो रिसेसिव जीन फॉर ड्वार्फनेस का होता है वो स्मॉल टी से रिप्रेजेंट होता है। तो इस प्रकार हम ये राइट कर सकते हैं कि जो जेनेटिक क्रॉस हो गया पी प्लांट में वो कैपिटल लेटर टाल को प्रेजेंट करता है, और जो स्मॉल लेटर है वो डॉ को प्रेजेंट करता है। जीनोटाइप होते हैं वो शो करते हैं ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को। जो जीनोटाइप होते हैं वो हमेशा लेटर्स मतलब पेयर ऑफ लेटर्स में रिप्रेजेंट किए जाते हैं, जैसे कि डबल कैपिटल टी हो गया, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, फिर डबल टी हो गया। तो ये सारा का सारा हमेशा एक पेयर में रिप्रेजेंट किया जाता है। वहीं जो फेनोटाइप होता है वो ये चीज होती है कि जो कैरेक्टरिस्टिक ऑर्गेनिज्म में विजिबल हो रही है उसे फेनोटाइप कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल में कि जो ऑर्गेनिज्म है वो टाल है कि डॉफ है, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म लंबा है या फिर छोटा है, तो ये उसका फेनोटिपिक मतलब फेनोटाइप हो गया उस प्लांट का या फिर उस ऑर्गेनिज्म का। ये जो ट्रेट है ये इसको हम अपनी आई से इजीली देख सकते हैं, ये हमारी आई से विजिबल होता है, तो इसीलिए इसको फेनोटाइप बोला जाता है। फेनोटाइप होती है ऑर्गेनिज्म में वो बेसिकली फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो डिटरमाइन की जाती है उसके जीनोटाइप से, यानी कि जैसा जीनोटाइप होता है उसके ही बेस पे फेनोटाइप डिटरमाइंड होती है। फॉर एग्जाम्पल में कि जो जीनोटाइप है वो डबल टी है और तो और टी और स्मॉल टी, तो ये बेसिकली रिजल्ट करेंगे कि जो फेनोटाइप होगा वो टाल होगा, और तो और जो जीनोटाइप डबल स्मॉल टी होगा वो रिजल्ट करेगा कि जो फेनोटाइप होगा उस ऑर्गेनिज्म का वो ड्वार्फ होगा। देखते हैं कि फर्स्ट जनरेशन क्या होता है। जब बेसिकली जब दो पेरेंट्स आपस में क्रॉस करते हैं तो वो अपना ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, तो उसकी जो प्रोजेनी प्रोड्यूस होती है तो वो उसकी फर्स्ट जनरेशन होती है, यानी कि जो उसकी प्रोजेनी प्रोड्यूस हो रही है तो उसे फर्स्ट फीलियल जनरेशन के नाम से जाना जाता है। जो उसका ऑफस्प्रिंग मतलब कि प्रोड्यूस हुआ, यानी कि जो उसकी फर्स्ट जनरेशन का जो प्रोजेनी है या फिर जो ऑफस्प्रिंग है वो फिर उसके बाद वो भी रिप्रोड्यूस जब करता है तो जो जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा वो उसकी सेकेंड जनरेशन होगी, यानी कि वो फर्स्ट ना होके अब उसके बाद वो सेकेंड फीलियल जनरेशन के नाम से जानी जाएगी, क्योंकि वो उस ऑर्गेनिज्म के मतलब कि जनरेशन होते हैं, तो इसीलिए उसको फर्स्ट सेकेंड फीलियल जनरेशन के नाम से जाना जाएगा। अदर वर्ड में ये बोले कि जो F1 प्रोजेनी रहती है वो जब क्रॉस करेगी तो उसके बाद वो F2 जनरेशन को प्रोड्यूस करती है। जो जॉर्ज और मेंडल रहते हैं वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक सिस्टमेटिक स्टडी की, और तो और जो पैटर्न होता है इनहेरिटेंस का उसको बेसिकली उसको स्टडी किया और तो और उसको बताया, और तो और उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स के ट्रांसफ़र को भी अच्छे से समझाया कि जो पेरेंट्स से प्रोजेनी में कैसे कोई भी ट्रेट या कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफ़र हो रही हैं। उन्होंने इस चीज़ को बेसिकली इस जो प्री प्लांट होता है उसे सबको बताने का पूरा कोशिश की, क्योंकि वो मतलब कि जो पायसम सटाइवा होता है यानी जो प्री प्लांट होता है जिसको उन्होंने अपने गार्डन में ग्रो किया, फिर उसके बाद उसकी जो डिफरेंट वेराइटीज़ को उन्होंने एब्जॉर्ब किया उसके बारे में बताया। कुछ ऐसे जो ट्रांसमिशन थे प्रोजेनी में उन्होंने ये डिस्कवर किया या फिर उन्होंने ये इन्वेस्टिगेट किया कि जो हाइट है पी प्लांट की या फिर जो प्लांट है वो ड्वार्फ है, फिर जो प्लांट है वो राउंड रिंकल्ड है, उसका जो सीड है या फिर उसका सीड येलो ग्रीन कलर का, ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे उन्होंने उसका ट्रांसमिशन के बारे में अच्छे से जानकारी ली। अब हम देखते हैं कि जो टॉपिक है रूल्स फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट, यानी कि जो मेंडल का कंट्रीब्यूशन था उसके बारे में जानेंगे। तो मेंडल ने क्या अच्छे से कंट्रीब्यूट किया था उन सारे के सारे प्रोसेसेस को अच्छे से समझेंगे। अब देखो, अब जो इनहेरिटेंस होता है वो बेसिकली ट्रांसमिशन होता है कि जो जेनेटिकली कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं पेरेंट्स से लेके जब ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो रही है, तो यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो बेसिकली जेनेटिकली कंट्रोल
कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर हो रही हैं उसको इनहेरिटेंस कहा जाता है। अब हम डिस्क्राइब करेंगे कि जो मेंडल ने स्टडी किया था कि जो ही कैरेक्टर इनहेरिट हो रहे हैं उनके एक जनरेशन से लेके दूसरे जनरेशन में जब उन्होंने पी प्लांट को कल्टीवेट किया था, उनके द्वारा जब पी प्लांट को कल्टीवेट किया गया और ये सारी चीज़ें एब्जॉर्ब की गई तो वो कैसे हुआ था। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि जो मोनो हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या होता है, यानी कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मोनो हाइब्रिड इनहेरिटेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मेंडल ने इस मोनो हाइब्रिड इनहेरिटेंस में बेसिकली किया था कि उन्होंने एक सिंगल पेयर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स को एक दोनों प्लांट में मतलब क्रॉस करवाया था, जैसे कि टाल प्लांट हो गया और ड्वार्फ प्लांट हो गया, इन दोनों को आपस में क्रॉस करवाया था। और उन्होंने ये भी नोट किया था कि जो प्रोजेनी बन रही है उसकी सक्सेडिंग जनरेशन में वो कैसी क्रिएट हो रही हैं। तो पहले जो मेंडल उन्होंने क्या किया, जो पहले उन्होंने प्योर ब्रेड टाल पी प्लांट को प्योर ब्रेड डार्फ पी प्लांट के साथ मतलब कि क्रॉस करवाया। फिर उसके बाद उन्होंने ये पाया कि सिर्फ और सिर्फ जो टाल पी प्लांट होते हैं वही प्रोड्यूस हो रहा है पहली जनरेशन में, यानी कि जो फर्स्ट जनरेशन में जो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म या फिर कह लें कि जो प्लांट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो बेसिकली टाल हैं, ना कि वो ड्वार्फ। एक भी ड्वार्फ पी प्लांट उनको ऑब्टेंड नहीं हुआ उस टाइम फर्स्ट जनरेशन उस प्रोजेनी के। और इस ऑब्जर्वेशन से जो मेंडल थे उन्होंने ये कंक्लूड किया कि जो फर्स्ट जनरेशन होता है वो ट्रेट को सिर्फ और सिर्फ एक ही पेरेंट प्लांट के ट्रेट को ही शो कर रहा है, यानी कि सिर्फ टालनेस को ही शो कर रहा है। वही जो ट्रेट है अदर पेरेंट प्लांट का, जैसे कि ड्वार्फनेस हो गया, यानी कि जब उन्होंने क्रॉस करवाया था तो उन्होंने टाल प्लांट भी लिया था और तो और ड्वार्फ प्लांट भी लिया था। जब दोनों को क्रॉस करवाया तो लेकिन सिर्फ और सिर्फ सारे के सारे जो प्लांट प्रोड्यूस हुए वो सारे के सारे टाल ही थे, लेकिन उन्होंने ड्वार्फ को पाया ही नहीं उसकी फर्स्ट जनरेशन में। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो उनका मतलब कि ट्रेट होता है जो ड्वार्फनेस का वो नहीं आया, मतलब कि वो बेसिकली शो ही नहीं हुआ उस फर्स्ट जनरेशन में। उसके बाद उन्होंने जो सेकेंड स्टेप किया कि जो टाल पी प्लांट यानी जो उनकी फर्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस हुई थी, तो वहाँ से उन्होंने दो प्लांट को ले लिया, यानी कि दोनों तो टाल ही थे तो उन्होंने जो टाल प्लांट था उसको ले लिया और तो और उन दोनों का क्रॉस करवा दिया एक दूसरे के साथ। जब फर्स्ट जनरेशन का क्रॉस हुआ तो उन्होंने ये पाया कि जो टाल प्लांट है और तो और ड्वार्फ प्लांट है वो भी सेकेंड जनरेशन में उन्होंने ऑब्टेन किया, यानी कि जो एक मतलब ड्वार्फ प्लांट है वो भी प्रोड्यूस हुआ था और तो और जो टाल प्लांट है वो भी प्रोड्यूस हुआ था। तो उन्होंने मतलब जो सेकेंड जनरेशन थी उन्होंने बताया कि उसमें 3/4 जो प्लांट थे वो टाल थे और तो और 1/4 जो थे वो ड्वार्फ थे। इस प्रोसेस में मेंडल ने ये नोट किया कि जो जब उन्होंने फर्स्ट जनरेशन यानी कि जब उन्होंने पेरेंट्स प्लांट का क्रॉस करवाया था उस टाइम पे जब फर्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस हुई थी तो वहाँ पे जो ड्वार्फनेस वाला ट्रेट था वो पूरा का पूरा मतलब कि सब डिसअपियर्ड हो गया था। तो अगर वो उस टाइम पे डिसअपियर्ड हो गया, फिर उसके बाद जब वो F1 जनरेशन का क्रॉस हुआ तो जो F2 जनरेशन निकली उसके बाद वो रीअपियर्ड हो गया। तो मेंडल ने ये कहा कि जो ट्रेट है ड्वार्फनेस का वो पेरेंट्स प्लांट यानी जो पी प्लांट होता है वो मतलब वहाँ से वो लॉस्ट नहीं हुआ था, बट वो थोड़ा सा सरप्रेस्ड हो गया था, जो बेसिकली फर्स्ट जनरेशन में पूरी की तरह सरप्रेस हो गया। उसके बाद जब वो सेकेंड जनरेशन में आया तो वो वहाँ से वो रीइमर्ज हो गया। तो जो मेंडल ने उस रिप्रेस्ड ट्रेट को यानी कि जो ड्वार्फनेस था उसको रिसेसिव ट्रेट के नाम से बोला कि उसे रिसेसिव ट्रेट के नाम से जाना जाएगा और तो और जो ट्रेट एक्सप्रेस्ड हो रहा है उसको टालने से एक्सप्रेस्ड हुआ था उसको डोमिनेंट ट्रेट के नाम से जाना जाएगा। और जो मेंडल थे उन्होंने ये भी नोट किया कि जो पी प्लांट हाइब्रिड को प्रोड्यूस कर रहा है यानी कि टाल हो गया फर्स्ट जनरेशन में, तो वो बेसिकली या तो टाल पूरा का पूरा होंगे यानी जितने भी मतलब जितने भी प्रोडक्ट उनके ऑफस्प्रिंग हो रहे हैं तो वो सारे के सारे टाल होंगे या फिर वो शॉर्ट हो गए। वहाँ पे इंटरमीडिएट हाइट को उन्होंने नहीं देखा, यानी कि मिडल हाइट को यानी कि मिडल वाले प्लांट की हाइट को उन्होंने नहीं देखा। तो इस वे में जो मेंडल के एक्सपेरिमेंट से ये शो हुआ कि जो ट्रेट होता है जैसे कि टालनेस हो गया और तो और जो डार्फनेस का जो ट्रेट हो गया वो बेसिकली इनहेरिट हो रहा है, इंडिपेंडेंटली इनहेरिट हो रहा है। मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया तो इसके बाद यही एक फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस या फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के नाम से जाना गया। तो जो मेंडल थे उनके फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के
अकॉर्डिंग ये हुआ कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई ऑर्गेनिज्म की या फिर जो कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेट होगा ऑर्गेनिज्म का, वो बेसिकली डिटरमाइन किया जा रहा है उसके इंटरनल फैक्टर्स की वजह से जो उनके पेयर्स में हैं, यानी कि जो फैक्टर्स पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं उनके उनके प्रेजेंस से ही उस ऑर्गेनिज्म का बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर ट्रेट डिसाइड किया जाएगा। अब हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताते हैं कि जो मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस होता है उसका पूरा का पूरा रिजल्ट क्या निकला था। जो मेंडल थे वो कहते हैं कि जो एक एक मतलब जो ईच ट्रेट थे वो बेसिकली पेयर ऑफ फैक्टर से ही डिटरमाइंड हो रहे हैं, यानी कि जो टाल प्लांट हो गया उसके पास दो फैक्टर है डबल टी और वो टालनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। वहीं जो ड्वार्फ पी प्लांट होते हैं उनके पास दो फैक्टर है जो स्मॉल डबल टी है, तो वो बेसिकली ड्वार्फनेस के ट्रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो फैक्टर्स होते हैं इनहेरिटेंस के जैसे कि डबल टी है उन दोनों को सेपरेट कर देंगे कि दो गैमेट्स में, यानी कि एक टी को अलग और जो दूसरा टी है उसको अलग, और तो और जो ऐसे ही सेम जो ड्वार्फनेस का रहेगा वहाँ पे भी एक स्मॉल टी को अलग और जो सेकंड वाले स्मॉल टी होता है उसको अलग कर देंगे। जो गैमेट होता है टाल पी प्लांट का उसको क्रॉस करवाएंगे जो गैमेट होता है ड्वार्फ पी प्लांट का, तो इसको बेसिकली क्रॉस करवाएंगे फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस से जिसके थ्रू जाइगोट का फॉर्मेशन होता है जो वेरियस काइंड की जो प्रोजेनी फर्स्ट जनरेशन में वो प्रोड्यूस करता है। जो फर्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस हो रही है वहाँ पे सारे के सारे जो प्लांट प्रोड्यूस हुए हैं वो सारे के सारे टाल प्लांट होते हैं। जो फर्स्ट जनरेशन में जितने भी प्लांट्स प्रोजेनी के रूप में प्रोड्यूस हुए रहते हैं उनका जो फैक्टर होता है वो बेसिकली जिन फैक्टर्स में वो प्रेजेंट होते हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो बेसिकली जो कैपिटल होता है वो टालनेस को रिप्रेजेंट करता है और तो और वो डोमिनेंट ट्रेड है, और वहीं जो स्मॉल टी होता है वो रिसेसिव ट्रेड है और वो ड्वार्फनेस को रिप्रेजेंट करता है। अब हालांकि जो कैपिटल टी है वो तो डोमिनेंट ट्रेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए वहाँ पे जो उसकी जो स्मॉल टी है वहाँ पे वो पूरी तरीके से दब जाएगा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स शो नहीं करेंगे। तो इसका फर्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस हुआ जहाँ पे सारे के सारे जो प्लांट होते हैं वो टाल प्रोड्यूस होते हैं। अब जो सेकंड वाला जनरेशन कैसे निकाला जाएगा, पहले तो हम क्या करेंगे जो टू हाइब्रिड्स हैं निकले हैं, यानी कि जो टाल पे प्लांट के टू हाइब्रिड्स निकले यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी जो फर्स्ट जनरेशन में बेसिकली निकले हैं, तो इन दोनों को आपस में क्रॉस करवाएंगे तब जाके वहाँ से सेकंड फीलियल जनरेशन प्रोड्यूस होगी। अगेन इसको करने के लिए पहले हमको उस जो फैक्टर्स होते हैं उन दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा, यानी कि जो गैमेट होंगे उसको अलग अलग गैमेट में करना होगा, यानी कि जो पेयर्स प्रेजेंट है जैसे कि कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो उन दोनों को अलग करेंगे, यानी एक कैपिटल टी हो जाएगा और एक स्मॉल टी होगा, और इन दोनों का क्रॉस करवाएंगे एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी से। फिर जो रिजल्ट निकलेगा तो वहाँ पे थ्री जो प्लांट प्रोड्यूस होते हैं वो टाल होते हैं, वहीं जो एक होता है वो पूरा का पूरा ड्रॉप होता है। एक ही फैक्टर होता है जैसे कि जो सिंगल कॉपी का फैक्टर होता है टालनेस का, यानी जो डोमिनेंट रेट होता है वो इनफ होता है कि वो पेरेंट से जो प्लांट की जो प्रोड्यूस हो रही है प्रोजेनी उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिसाइड कर सके। तो वो बेसिकली वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि वो प्लांट अगर टाल बन रहा है तो उसका प्रेजेंस अगर है तो वो टाल बनेगा, बट अगर प्लांट को ड्वार्फ बनना होता है तो काफ़ी ज़्यादा उसको मतलब जो रिसेसिव ट्रेट होगा उसको दोनों जगह रिसेसिव का पेयर्स प्रेजेंट होना चाहिए, या कि ना कि टाल और रिसेसिव वाला हो, ऐसा नहीं होता है। फर्स्ट इनहेरिटेंस में जो टाल प्लांट होता है और जो ड्वार्फ प्लांट होता है उसको 3:1 के रेशियो में डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है वो ख़त्म हो गया। अब हम सेकेंड इनहेरिटेंस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट को देखेंगे। डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस था, यानी कि जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था उसमें बेसिकली जो टू पेयर्स का इनहेरिटेंस होता है, यानी कि टू पेयर्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जैसे कि जो सीड उन्होंने उसमें जब करवाया था तो जो सीड उन्होंने लिया था जैसे कि राउंड येलो सीड हो गया और रिंकल्ड ग्रीन सीड हो गया, तो ये दो पेयर है, यानी कि जो राउंड है वो राउंड को दर्शाता है और जो येलो है उसके कलर को दर्शाता है, यानी कि वो शेप और कलर को उन्होंने लिया था इस पूरे
के पूरे एक्सपेरिमेंट के लिए। इन दोनों के जैसे कि राउंड येलो सीड था और रिंकल्ड ग्रीन सीड था, इन दोनों के पेयर्स को आपस में क्रॉस करवाया। उसके बाद जो उनको रिजल्ट मिला उसको नोट किया, और इसी को हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या फिर डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं। फर्स्ट स्टेप था, उन्होंने फर्स्ट क्या किया कि जो पी प्लांट था जिनका शेप राउंड येलो सीड था, जिसका उसको क्रॉस करवाया, जिसका सीड रिंकल्ड ग्रीन था। उसके साथ जब करवाने के बाद उन्होंने पाया कि सिर्फ और सिर्फ जो राउंड येलो सीड है वही प्रोड्यूस हो रहे हैं फर्स्ट जनरेशन में। किसी भी टाइप का जो रिंकल्ड ग्रीन सीड है वो एक भी ऑब्टेन नहीं हुआ है, जो F1 जनरेशन हो गई। तो इस सारे कंक्लूजन से उन्होंने ये कंक्लूड किया कि जो राउंड शेप होता है और येलो कलर है सीड का, वो डोमिनेंट ट्रेड है ओवर जो रिंकल्ड शेप है और जो ग्रीन कलर ऑफ सीड है उसके कंपेयर्ड में, यानी कि जो राउंड शेप है और येलो कलर है वो डोमिनेंट रेट है। अब जब उन्होंने जो F1 जनरेशन प्रोड्यूस हुई थी, उन्होंने ये पाया कि उनके पास राउंड येलो सीड है, तो उन्होंने उन पॉलिनेशन की हेल्प से उन दोनों को क्रॉस कराया। जो राउंड येलो का सीड था उनको सेल्फ पॉलिनेशन की हेल्प से क्रॉस करवाया। फिर उसके बाद उन्होंने पाया कि जो 4 टाइप की जो सीड होती हैं जिनका डिफरेंट कम्बिनेशन होता और उनका शेप भी और कलर भी वो डिफरेंट कम्बिनेशन से वो ऑब्टेन करते हैं जब वो सेकंड जनरेशन में प्रोड्यूस होते हैं। जो F2 जनरेशन में प्रोड्यूस हुई प्रोजेनी रहती हैं वो 4 टाइप की थी और डिफरेंट कम्बिनेशन में थी, जैसे कि जो फर्स्ट थी राउंड येलो थी, और जो सेकंड थी राउंड ग्रीन थी, और जो थर्ड थी रिंकल्ड येलो थी, और जो फोर्थ थी रिंकल्ड ग्रीन थी। और इन टाइप की सीड प्रोड्यूस हुई थी उस टाइम। तो इस प्रकार जो उनका रेशियो होता है उनके ईच फेनोटाइप का उस सीड का F2 जनरेशन में वो बेसिकली 9:3:3:1 के रूप में लिखा जाता है, और इसीलिए इसे डाई हाइब्रिड रेशियो के नाम से भी जाना जाता है। जब मेंडल ने इस क्रॉस को करवाया तो उन्होंने जब स्टार्ट किया था तो उन्होंने सिर्फ 2 कम्बिनेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स ली थी, यानी कि जो उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स ली थी कि वो था राउंड येलो सीड था, और जो सेकंड था वो था रिंकल्ड ग्रीन सीड। और जो 2 न्यू कम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब अपीयर्ड हुई F2 जनरेशन में, जिसको बेसिकली उन्होंने लिया नहीं था, लेकिन उसके बाद भी वो 2 नई कम्बिनेशन की कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिली थी जो सेकंड वाली जनरेशन प्रोड्यूस हुई थी। वो बेसिकली थी जो राउंड ग्रीन थी और रिंकल्ड येलो थी। ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली F2 जनरेशन में देखने को मिली। मेंडल ने ये कंक्लूड किया कि वो जो भी कोई भी ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली ली जा रही है किसी भी चीज़ को क्रॉस करवाने के लिए, तो जब उसकी फर्स्ट जनरेशन होती है तो वहाँ पे वो इजीली भी मतलब कि इजीली भी दिखने को मिलती है, बट जब वो उसके फर्स्ट के बाद जब उसकी सेकंड जनरेशन आती है तो वहाँ पे वो सेपरेट होती हैं और वो इंडिपेंडेंटली वर्क करती है, यानी कि वो सेपरेट होती है और अपना बिहेव इंडिपेंडेंटली करती है हर एक सब्सटीक्वेंट जनरेशन में। कंट्रीब्यूशन के बाद इस को पूरा का पूरा जो उन्होंने अच्छे से ऑब्जर्व किया, फिर उसके बाद इन्होंने इसका जो नाम दिया वो था मेंडल सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जिसका मतलब होता है कि 2 पेयर ऑफ मतलब कि एक से ज़्यादा पेयर के ट्रेड को जब क्रॉस करवाएंगे साइमल्टेनियसली, यानी कि बार बार करवाते हैं, तो उसका जो फैक्टर होता है उसके एज पेयर का मतलब एक जो फैक्टर होता है उस ट्रेड का वो बेसिकली इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा गैमेट्स में। जैसे कि जब इस वाले केस में हुआ था, जब फर्स्ट जनरेशन निकली तो सारा का सारा वो राउंड येलो था, यानी कि फिर उसके बाद जब सेकंड जनरेशन हुई तो 2 नए ऑर्गन मतलब कि जो 2 नई प्रोजेनी निकलने लगी बेसिकली। तो इसलिए क्योंकि वो दोनों लोग मतलब कि जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल था बेसिकली पेरेंट्स के पास, जो बेसिकली जो रियल ओरिजिनल ट्रेड था, वो आपस में जाने के बाद जब F2 जनरेशन में गया तो वहाँ पे वो इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूट होने लगा, और वो डिस्ट्रीब्यूट होने के कारण जो हमारा रिजल्ट निकला वो राउंड येलो पी सीड निकला, रिंकल्ड ग्रीन पी सीड निकला, और राउंड ग्रीन पी सीड निकला, और रिंकल्ड येलो पी सीड निकला। तो ऐसे 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हमको न्यू देखने को मिले F2 जनरेशन में, क्योंकि ये दोनों लोग आपस में बाद में जाने के बाद वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं इंडिपेंडेंटली और वर्क करते हैं। अब इसको फिगर की हेल्प से एक्सप्लेन करके समझते हैं। हालांकि ये जो क्वेश्चन होता है आता है बोर्ड्स में, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है।
जो डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है वो बेसिकली उसमें क्या हो रहा है, जो पेरेंट प्लांट है जिसके जो फेनोटाइप है वो बेसिकली राउंड येलो सीड होते हैं, जिनका जो फैक्टर होता है इनहेरिटेंस का वो होता है कैपिटल डबल आर और कैपिटल डबल वाई, और ये डोमिनेंट होते हैं। बेसिकली जो कैपिटल डबल आर होता है वो डोमिनेंट होता है राउंड शेप के लिए, और जो कैपिटल डबल वाई होता है वो डोमिनेंट होता है जीन के येलो कलर के लिए। और वही जो दूसरा वाला होता है वहाँ पे बेसिकली डबल आर, जो स्मॉल डबल आर होते हैं और स्मॉल डबल वाई प्रेजेंट होते हैं। जो स्मॉल डबल आर रहता है वो बेसिकली शेप को दर्शाता है, वही जो स्मॉल डबल वाई होता है वो बेसिकली उसका जो ग्रीन कलर होता है उसको डिपिक्ट करता है। इसको आप अपने माइंड में रखना। इसके बाद हम इसका क्रॉस करवाना स्टार्ट करते हैं कि एक चार्ट की हेल्प से कि कैसे जो जैसे कि मोनो हाइब्रिड का क्रॉस हुआ था वैसे ही सेम जो डाई हाइब्रिड का क्रॉस होता है वो होता है। तो पहले तो क्या करेंगे, जो पेरेंटल क्रॉस होता है यानी कि जो पेरेंट्स होते हैं जैसे कि डबल आर और डबल वाई हो गया, और स्मॉल आर डबल और डबल स्मॉल वाई हो गया, इन दोनों का आपस में क्रॉस करवाएंगे। तो इनको गैमेट में लिख देंगे जैसे कि अलग अलग गैमेट में, जैसे आर आर वाई वाई और स्मॉल आर वाई वाई। तो जो फर्स्ट वाला जो पेरेंट्स प्लांट है पहले आपस में जो उनका गैमेट है एक दूसरे से क्रॉस करवाएंगे, यानी कि जैसे जो प्लांट्स है जिसके पास राउंड येलो सीड है तो उसको बेसिकली उसका जो जीनोटाइप होता है वो डबल आर कैपिटल और डबल वाई कैपिटल है। तो इन दोनों का आपस में पहले क्रॉस करवा रहे हैं। तो जब आर का वाई से करवाएंगे तो आर वाई यानी कैपिटल आर वाई निकलेगा, फिर उस आर का वाई से करवाएंगे तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई निकलेगा। वही जो दूसरी साइड आते हैं जो प्लांट्स है जिसके पास रिंकल्ड ग्रीन सीड है तो उनका जो स्मॉल स्मॉल आर दो प्रेजेंट रहता है और स्मॉल स्मॉल वाई दो प्रेजेंट रहता है। तो जो स्मॉल आर है और स्मॉल वाई का उसके साथ करवाएंगे तो स्मॉल आर वाई बनेगा, और जब उसी से उसका जो सेकंड वाला पार्ट का करवाएंगे तो भी वो स्मॉल आर स्मॉल वाई को दिखाएगा। फिर उसके बाद अब बेसिकली हमारे पास चार गैमेट्स प्रेजेंट हो गए हैं, यानी आर वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये सारे चार गैमेट हैं। अब बेसिकली इनका आपस में क्रॉस करवाते हैं। इनको क्रॉस करवाएंगे तो जो रिजल्ट निकलता है वो बेसिकली कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और ये पूरा का पूरा चारों जो न्यू प्रोजेनी यानी फर्स्ट जनरेशन के जो फेनोटाइप होंगे या फिर जीनोटाइप होते हैं वो राउंड येलो शो करेंगे, और ये चारों सेम होते हैं। फिर उसके बाद जो फर्स्ट जनरेशन ये निकलेगा, फिर अब जो फर्स्ट जनरेशन हमारी निकली है यानी कि सारे के सारे जो प्रोजेनी है वो राउंड येलो सीड है, तब अब उन दोनों का आपस में क्रॉस करवाते हैं। इन दोनों गैमेट्स का जब क्रॉस करवाएंगे जैसे कि कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, इन सब का पहले आपस में ही क्रॉस करवा लेंगे। जो प्रोडक्ट निकलता है वो होता है कैपिटल आर कैपिटल वाई एक हो गया, फिर जो कैपिटल आर वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये सारे के सारे चार प्रोडक्ट निकल रहे हैं। तो अब बेसिकली इन गैमेट का ना फ्यूजन करवा देंगे। जो इन दोनों का आपस में जब फ्यूजन करवाते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट निकलता है वो होता है 16 रिजल्ट निकल रहे हैं। तो वो बेसिकली आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। जनरेशन में प्रोड्यूस हुई प्रोजेनी रहती है राउंड येलो 9 होती है और राउंड ग्रीन 3 होती है और रिंकल्ड येलो 3 और जो रिंकल्ड ग्रीन होता है वो 1 होता है। जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था वो खत्म हो चुका है। थैंक यू एवरीवन। आई होप वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी।